नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ। जो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिवाली के बाद अखिलेश यादव की जनसभाएं शुरू होंगी। उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव की जनसभाएं शुरू हो जाएंगी दिवाली के बाद से। लखनऊ से यह जानकारी सामने आ रही। यूपी की सभी 9 विधानसभा सीटों पर रोड शो करेंगे अखिलेश। सभी 9 सीटों पर जनसभा और रोड शो करेंगे अखिलेश यादव। तो समाजवादी पार्टी की ओर से उपचुनाव की पूरी तैयारी दीपावली के बाद से देखने को मिलेगी, जहां अखिलेश यादव रोड शो करेंगे, जनसभाएं करेंगे। करहल विधानसभा से चुनावी अभियान भी शुरू हो गए और अखिलेश यादव जिला और महानगर संगठनों को स्थलों की अनुमति लेने के निर्देश दिए गए हैं। एक दिन में एक विधानसभा पर कार्यक्रम करने की तैयारी समाजवादी पार्टी की ओर से। सपा के बड़े नेताओं में भी उपचुनाव में उनको जुटने के निर्देश दिए गए हैं सपा की ओर से। तो ये जानकारी, बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे और एक दिन में एक विधानसभा पर कार्यक्रम करने की तैयारी। संगठनों, महानगर संगठनों को स्थलों की अनुमति लेने के निर्देश दिए गए हैं। अखिलेश यादव पूरी तरह से दिवाली के बाद सक्रिय नजर आएंगे उपचुनाव को लेकर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, अब उपचुनाव का जो जोर शोर चल रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी की देखे, पूरी तरह से तैयारियां देखी जा रही है और अब दिवाली के बाद अखिलेश यादव भी चुनावी मोड पर नजर आएंगे। जनसभाएं शुरू हो जाएंगी समाजवादी पार्टी की। उपचुनाव की रणभेरी पूरी तरह से बच चुकी है। सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए। अब दिया गणित शुरू हो गया है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने आज ही जहां 19 स्टार प्रत्याशियों की सूची जारी किया है, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं, रामगोपाल यादव हैं और जेल में बंद आजम खान समेत 19 लोग शामिल हैं। वहीं अगर चुनावी रैलियों की बात करें तो दीपावली बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी रैली का आगाज करेंगे। उनकी शुरुआत करहल सीट से होगी। करहल सीट काफी महत्वपूर्ण है और शायद यही वजह है कि वह करहल से ही अपनी चुनावी जनसभा और रोड शो का आगाज करेंगे। इसके बाद हर विधानसभा यानी कि 9 सीटों पर उनकी धुआंधार रैली होने वाली है और कहा जा रहा है कि जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर है, अब यह हमला चुनावी जनसभा के दौरान और भी तेज हो सकता है। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी रैलियों की अनुमति लेने के लिए अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दे दिया है। आसिफ, हम चुनावी अभियान की बात करते हैं। अब पूरी तैयारियां देखी जा रही है। अगर हम अन्य पार्टियों की भी बात करें, अब यहाँ जिस तरीके से अभी हम अगर कांग्रेस और सपा की बात करें तो जिस तरीके से जो खबरें चली है, कहीं न कहीं चुनावी हवा जो है वो एक अलग ही दिशा में जा रहे थे। हालांकि अब यह कहीं न कहीं स्थिति जो है यूपी में इन उपचुनाव को लेकर साफ हो गई है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर। तो क्या इस अभियान में कांग्रेस का भी सपोर्ट मिलेगा? जिस तरीके से पीछे चुनाव में कांग्रेस ने कहा था कि हम पीछे से जो है इनके समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में रहेंगे, तो क्या इन रैलियों में भी उनका समर्थन मिलेगा? देखिए, जो ही अगर बात करें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों की, तो कहीं न कहीं अंदर खाने में दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा है। कहा जा सकता है कि हाथ तो मिला है लेकिन दिल नहीं मिला है। लेकिन अगर वहीं कांग्रेस के एक्शन की बात करें तो जिस तरह से फूलपुर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेश यादव ने अपना नामांकन किया था और चुनावी ताल ठोकी थी, यह खबर जैसे ही पहले कांग्रेस हाईकमान तक पहुंची तो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सुरेश यादव को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया। और यह एक मैसेज देने की कोशिश किया कि जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस और सपा का जो गठजोड़ है, इसके बीच जो भी आएगा उसकी खैर नहीं है। जो अनुशासनहीनता करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों कंफ्यूजन और रार के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की फोटो अपने साथ शेयर किया था और यह कहने की कोशिश की थी कि सपा का गठबंधन कांग्रेस के साथ बरकरार रहेगा। लेकिन जो घटनाक्रम चल रहे हैं, जो राजनीतिक चक्र चल रहे हैं, इससे कहीं न कहीं कांग्रेस के वो नेता जो चुनाव
लड़ने की मंशा पाल रखे थे वह अंदर खाने से नाराज भी दिख रहे हैं। चाहे फूलपुर सीट हो या फिर गाजियाबाद सीट, खैर सीट और मीरापुर सीट, यह सीटें कांग्रेस अपने पास रखना चाहती थी और यहाँ पर चुनावी ताल ठोकना चाह रही थी। लेकिन जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी धड़ाधड़ उतार दिए, इससे कहीं न कहीं कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिरा है और यह कहीं न कहीं अंदर खाने में कहीं न कहीं रिएक्शन भी कर सकता है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि सपा और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ यूपी के चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जी जान से समाजवादी पार्टी का समर्थन और वोट मांगेंगे। लेकिन जो समीकरण दिख रहा है वह साफ है। जी आसिफ, अगर हम सपा नेताओं की बात करते हैं, अब चुनावी अभियान जो है दिवाली के बाद से शुरू होने जा रहा है। खुद अलर्ट मोड पर पूरी तरह से अखिलेश भी रहेंगे, रैलियां करेंगे। बाकी के जो अन्य नेता है, पार्टी के बड़े नेता है, उनके लिए क्या कुछ निर्देश? देखिए जी, अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात करें तो 19 नेता ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता माने जाते हैं और यही वजह है कि जेल में बंद आजम खान को भी स्टार प्रचारक बना दिया है समाजवादी पार्टी ने। तो कहने का मतलब साफ है कि आजम खान को भी समाजवादी पार्टी नाराज नहीं करना चाहती। वही दूसरी तरफ अगर बात करें तो लिस्ट में गौर करने वाली बात है कि इस बार जो है दूसरे नंबर पर राम गोपाल यादव है स्टार प्रचारक की सूची में, तो तीसरे नंबर पर आजम खान। यानी कि एक एक करके जो तमाम अखिलेश यादव के अलावा भी बड़े नेता हैं वो भी इसमें सक्रिय रहेंगे और कहीं न कहीं अपने दमखम भरते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया से तमाम जानकारी के लिए। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई अपना तीसरा और चौथा दीक्षांत समारोह 26 अक्टूबर 2024 को अपने परिसर के नालंदा हॉल में आयोजित कर रहा है और इस अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी और दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने के लिए 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन ढेखा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस अवसर पर मौजूद हैं और आपको बता दें यह माननीय राष्ट्रपति की संस्थान के साथ साथ भिलाई की पहली यात्रा होगी और इस तरह यह न केवल संस्थान बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी एक उपलब्धि बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ दौरे पर राष्ट्रपति और दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भिलाई पहला दौरा। तो इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। जानकारी सामने आ रही है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरा 2 दिवसीय दौरा होगा और वहीं भिलाई की पहली यात्रा ये बताई जा रही है। और अगर बात करें तो ये संस्थान की तो ये छत्तीसगढ़ में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है और एक उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है। दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा जिसमें शामिल होने के लिए राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ दौरे पर और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीकांत दास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं दुर्ग से। श्रीकांत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरा है, 2 दिवसीय दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है उनका? द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में शामिल हुई थी और आज में अपने राष्ट्रपति जी महोदय जी शामिल हुई है। आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 350 विद्यार्थी हैं उनको आज मेडल मिलेंगे उनको और उनका दीक्षांत समारोह जिसमें लगभग 2024 और 2 सालों का जो दीक्षांत समारोह यहाँ पे किया गया था IIT भिलाई में।
बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं इस दौरान कार्यक्रम के दौरान मुर्मू के अलावा मुख्यमंत्री माफ कीजिए, मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय भी वहां मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ अगर हम अन्य नेताओं की बात करें, कौन कौन से लोग वहां शामिल होंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए एक उपलब्धि मानी जा रही है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इसमें मौजूद रहेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरा, भिलाई की पहली यात्रा बताई जा रही है और इस दौरान दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति। और एक बार फिर से श्रीकांत दास का रुख कर देते। श्रीकांत, इस दौरान और कौन कौन से जो नेता हैं और जो बड़े मंत्री अधिकारी हैं यहाँ मौजूद रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री भी इस दौरान शामिल होने वाले हैं, साथ ही साथ बताया जा रहा है अमेरिका भी इसमें मौजूद रहेंगे। जी बताना चाहेंगे कि जैसे कि मेरे पीछे की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति का कॉर्पोरेट अभी यहाँ से निकलने वाला हेलीकॉप्टर से, सेना के हेलीकॉप्टर से, और दीक्षांत समारोह में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय के अलावा गृह मंत्री भी यहाँ पे शामिल है, और जो छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल है देगा वो भी यहाँ पे उनके साथ दीक्षांत समारोह में शामिल है। लगभग 500 VIP यहाँ पे लगभग दीक्षांत समारोह का। और आपको जान जाएंगे लगभग 13 जो डॉक्टरेट की डिग्री PhD किए थे उनको दीक्षांत समारोह में यहाँ पे सम्मान किया गया, और 7 गोल्ड मेडलिस्ट थे जो उनको यहाँ पे सम्मान गोल्ड मेडल दिया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के। तो बताना चाहेंगे कि और यहाँ पे लगभग आसपास एरिया को 7 लेयरों में लगभग यहाँ पे सुरक्षा घेरा रखा गया था। जी बिल्कुल श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो भिलाई की पहली यात्रा बताई जा रही है राष्ट्रपति की और दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में वो शामिल होंगी मुख्य अतिथि के रूप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ साथ राज्यपाल भी इस दौरान शिरकत करेंगे। बढ़ते आगे, जेएमएम विधायक दिनेश विलियम मरांडी का लिट्टीपाड़ा विधानसभा में टिकट काटने पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बता दें कि विधायक का टिकट कटने के बाद अब विधायक ने बगावत का रास्ता अपनाने के संकेत दिए हैं और उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों पर सवाल खड़ा किया है। कहा, झारखंड के आंदोलनकारी की भूमिका में नहीं रहने वाले को पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं दिनेश विलियम मरांडी ने कहा कि लिट्टीपाड़ा सीट से जेएमएम उम्मीदवार के खिलाफ कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। विधायक का टिकट कटने पर जो है इन दिनों सियासी बवाल मचा हुआ है। ठीक है, आपको मालूम है शमराल इंडिया एक विधायक हैं, वो गठबंधन में कांग्रेस के विरोध में खड़ा हुए थे 2.5 महीना पहले। तो 2.5 महीना पहले वो व्यक्ति खड़ा हुआ, आप उसको फिर लाकर उसको आप पार्टी से निष्कासित कर दिए, फिर उसको पार्टी में ले आए, 2.5 महीना बाद आप उसको टिकट दे दिए। हम तो पार्टी का विरोध नहीं किए थे, कभी पार्टी का विरोध नहीं किए थे। कल्पना भाभी इसका गवाह है। मैं दोनों पति पत्नी जब भी यहां से जो कैंडिडेट थे झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जब भी कल्पना भाभी आती थी तो हम लोग स्टेज में खड़ा होकर के दोनों पति पत्नी झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट मांगे जी। और एक सजा याफ्ता व्यक्ति जेल से निकलता है, अब भोकाली बनता है और बेवकूफ आदमी सब उसका स्वागत में लगा रहता है। किसके इशारे में? कौन है पंकज मिश्रा? यही आदमी है जो पार्टी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को डुबाएगा। और ऐसे व्यक्ति को, माननीय मुख्यमंत्री को ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। कौन है विनोद पांडे? कभी मालूम है विनोद पांडे कौन है? स्कूटर ठीक करते करते ये आदमी पार्टी का सदस्य बन गया। आप उसको निगम बोर्ड का सदस्य बना दिए हैं। काहे बनाए हैं वैसा व्यक्ति को जो झारखंड का आंदोलन नहीं किया जी? हम लोग गुरुजी बाबा के साथ जाते थे, उनका घर में रहते थे तो गेट के बाहर में रहता था ये आदमी लोग। और खबर रायबरेली से है, जहां दीपावली पर्व को देखते हुए बसों की बढ़ाई गई फेरी। बता दें कि लखनऊ रोड पर 24 घंटे में 210 बसें फेरे लगाएगी और इसके साथ ही 24 घंटे खुला रहेगा पूछताछ केंद्र। आपको बता दें कि लखनऊ रूट पर 70 बसों का संचालन किया जाएगा।
तो 24 घंटे पूछताछ केंद्र खुले रहेंगे और दीपावली को देखते हुए बसों की फेरी बढ़ाई गई है, जो 24 घंटे चक्कर लगाएगी और रायबरेली से ये बसें संचालित होगी। और सीधा चलते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव है, क्या कुछ कह रहे हैं चलिए आपको दिखाते हैं। अधिकारीगण, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन से जुड़े हुए अपने पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता गोरखपुर के रामगढ़ ताल में आयोजित की, जो आज से 7 वर्ष पहले उपेक्षित सा पड़ा हुआ था। 10 वर्ष पहले तक गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपराध का एक गढ़ था और आज भगवान राम की कृपा से रामगढ़ बन चुका है। तो यहां पर इतनी अच्छी नेशनल प्रतियोगिताएं हो रही हैं। अभी हम लोगों ने यहां पर 2 प्रतियोगिताओं को देखा है। क्या जुनून है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह और भी अच्छे ढंग से यहां देखने को मिलेगा। यह मेरे लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का क्षण है जब मैं यहां पर उत्तर प्रदेश के उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोइंग प्रतियोगिता के माध्यम से अपने कैरियर को आगे बढ़ाया है। श्री पुनीत कुमार ये मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और इन्होंने एशियन गेम्स 2023 में रजत और कांस्य पदक प्राप्त किया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें लक्ष्मण अवार्ड के साथ ही खेल कोटे के अंतर्गत जिला युवा कल्याण अधिकारी देवरिया के पद पर इन्हें तैनात भी किया है। श्री कुदरत अली ये लखनऊ के निवासी हैं, वर्ष 2005 में लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय रोइंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और रजत पदक प्राप्त किए हैं। 2024 में ब्रिक्स गेम्स में एक भारतीय टीम के प्रशिक्षक के रूप में इन्होंने अपनी सहभागिता की है। श्री अरविंद सिंह ये बुलंदशहर के निवासी हैं। एशियन गेम्स 2023 में रजत पदक प्राप्त किए हैं और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। मोहम्मद आजाद ये सुल्तानपुर के निवासी हैं। एशियन गेम्स 2014 में कांस्य पदक प्राप्त किए हैं और 2023 में चाइना में आयोजित पैरा एशियन गेम्स में भारतीय टीम के प्रशिक्षक रहे हैं। श्री लोकेश कुमार ये हापुड़ के निवासी हैं। एशियन गेम्स 2010 में रजत पदक प्राप्त किए और वर्ष 2019 में रोइंग एशियन गेम्स भारतीय टीम के प्रशिक्षक रहे हैं। श्री राजेश कुमार ये संत कबीर नगर के निवासी हैं। एशियन गेम्स 2010 में 2 रजत पदक प्राप्त किए। 2023 में एशियन गेम्स एवं वर्ल्ड कप तथा 2022 में एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप में ये भारतीय टीम के प्रशिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं। यानी उत्तर प्रदेश में इस खेल के लिए अनेक संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं से अपने आप को तलाश करके इन खिलाड़ियों ने ओलंपिक में प्रतिभाग किया। एशियन गेम्स में इन्होंने मेडल प्राप्त किए, विश्व चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त किए और आज न केवल उन खेलों में प्रतिभाग कर रहे हैं बल्कि प्रशिक्षक के रूप में भी अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने का कार्य कर रहे हैं।
यहां पर अभी जो बात उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय विधायक रानी पकसालिका सिंह जी ने जो बात कही है, और यहां पर जो रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष श्रीमती राजलक्ष्मी सिंह देव जी ने भी जो बात कही है, वाटर स्पोर्ट्स का एक कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने यहां गोरखपुर में इसी ताल के किनारे बनाया है, और रोइंग फेडरेशन के लिए भी हम लोग इसमें स्पेस उपलब्ध करवाएंगे। और मुझे लगता है कि ये लोग अपनी तैयारी करें। उत्तर प्रदेश और गोरखपुर में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। आपने देखा होगा, मैं आज प्रातःकाल मंदिर अपने परिसर में था, मैं देख रहा था कई खिलाड़ी प्रातःकाल मंदिर परिसर में थे, और मैंने जब उन लोगों से पूछा, मैंने कहा भी कहां से हो, तो उसमें कोई महाराष्ट्र का था, कोई बंगाल का था, कोई किसी अन्य राज्य से था। मुझे अच्छा लग रहा था कि देखिए देश के अलग अलग कोने से आकर के लोग न केवल यहां को समझने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का बेहतर उपयोग एक सकारात्मक दिशा में लगाने का कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है। समाज के निर्माण के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए खेल और खेल गतिविधियां उन सब का आज हिस्सा बन चुकी है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में आज भारत के अंदर खेल और खेलकूद से जुड़ी हुई गतिविधियों में बहुत परिवर्तन आया है। खेलो इंडिया खेलों का मत का हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, फिट इंडिया मूवमेंट हो, ये सभी खेल और खेलकूद की से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने भी अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन के साथ जोड़ने का कार्य किया है। बड़े पैमाने पे आज एक कार्यक्रम चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। रोइंग प्रतियोगिता के लिए, उसके प्रशिक्षण के लिए रामगढ़ ताल तो अपने आप को तैयार करेगा ही। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक जल स्रोतों का और जल संसाधनों का कमी नहीं है, ढेर सारी झील हमारे पास है। एक अवसर मिलेगा तो मुझे लगता है हर जनपद में इस प्रकार की झील उपलब्ध हो सकती है, और उसका लाभ रोइंग प्रतियोगिता के लिए तैयार कर रहे सभी युवाओं को प्राप्त हो सकता है। खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, और ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो, हर विकासखंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम हो। गोरखपुर से भी आप सीएम योगी आदित्यनाथ को लाइव सुन रहे थे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।